हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे बहुपद। प्रश्नावली नंबर 2 है और प्रश्नावली 1 कंप्लीट हो चुकी है। प्रश्नावली 2 में हमारे पास बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोलोनोमियल। इंग्लिश में कहते हैं पोलोनोमियल। बहुपद। बहु मतलब बहु मतलब बहुत सारे, कई। बहु मतलब कई, और पद मतलब पद। तो इसका बेसिक अंदाजा लग गया होगा कि ऐसा कोई समीकरण होगा या फिर कोई बीजीय समीकरण होगी जिसमें क्या होंगे, बहुत सारे पद होंगे। बहु मतलब बहुत, पद मतलब पद। तो पॉली का भी मतलब यही होता है। पॉली होता है POLY, इसका मतलब होता है कई, और नोमियल का मतलब होता है पद। तो इसका बेसिक अर्थ हमने समझ लिया कि अपने पास एक बीजीय समीकरण होगा, उसको हम बहुपद कहेंगे। उसमें क्या है, बहुत सारे पद होंगे। अभी इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या है वो हम लिखाएंगे प्रॉपरली। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अपने पास हमने देखा था कि अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, 9th क्लास तक हमने देखा था ऐसी संख्याएं जो अपना हमने नोट नहीं करना भी। हमने देखा था अचर संख्याएं। अचर संख्याओं के बारे में पढ़ा था, जिसके मान हमें ज्ञात होते हैं, उनके मान बदल नहीं सकते, वो फिक्स हैं। जैसे, चलो ये लिख लेते हैं। तो इसमें अपने पास क्या है, सबसे पहले हेडिंग डालो अचर। अक्षर क्या होते हैं, इसमें लिखना है ये, इसको इसमें लिखना है ये। ये ज्ञात मान होते हैं। ये ज्ञात मान, या फिर ऐसे लिखना है इनके मान ज्ञात होते हैं। इनके मान ज्ञात मतलब इनका मान पहले ही पता होता है, ज्ञात होते हैं। तथा इनका मान नियत रहता है। नियत रहता है। तो ऐसी संख्याएं जो अचर संख्याएं, कौन सी संख्याएं होंगी, यहाँ पे ध्यान देना। अचर संख्याएं, हम बहुपद पढ़ने से पहले उसके कुछ बेसिक टर्म्स जिसके हमें काम में आने वाले हैं, तो उनको पहले देखा जा रहा है। पहले क्या है कि अचर संख्याएं, ऐसे इनके मान क्या होते हैं, इनके मान ज्ञात होते हैं। ज्ञात मतलब पहले से ही हमें पता रहता है कि इसका मान यह है, और इनका मान नियत रहता है। जैसे उदाहरण डाल के लिखना। उदाहरण, जैसे मैं कह देता हूं कि 4, संख्या 4 है। क्या इसका मान ज्ञात है? 4 संख्या ज्ञात है। सबको पता है कि इसका मान 4 है और ये 4 ही रहेगा, इसका मान कभी नहीं बदलेगा। 2, 2 का मान 2 है। और मैं कह दूं -25, ये भी ज्ञात है। तो इस प्रकार से 0, ये भी ज्ञात है। तो इस प्रकार से ऐसे कई सारी संख्याएं जो भी हैं, जो हमें पहले से ज्ञात है, उनके मान नहीं बदल सकते। उनको किस श्रेणी में रखा जाता है? उनको रखा जाता है अचर, जिनका मान चर मतलब बदलता नहीं है, जिनके मान हमें पहले से ज्ञात होते हैं और इनके मान नियत रहते हैं। ये मान अपने मान बदल नहीं सकते। और इसके बाद अगला है चर। चर, तो चर वे संख्याएं, वे संख्या नहीं, वे राशियां होती हैं, चर, जिनके मान क्या होते हैं, अज्ञात होते हैं। तो इसमें इसमें नोट करेंगे, ये ये अज्ञात मान वाले होते हैं। अज्ञात मान वाले होते हैं। तथा इनका मान परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील का मतलब है कि ये मान अपने मान बदल सकते हैं। जैसे, अब इसमें ध्यान से देखना, अभी तुम्हें नए नए टॉपिक लग रहे हैं, ऐसे लग रहा होगा कि कुछ अलग से। तो इसमें देखो, जैसे एक्स, वाई, जेड, टी, यू। अब हमने क्या देखा था 9th क्लास में, इक्वेशन देखी होंगी, समीकरण देखी होंगी एक्स वाई वाली। अब देखो, यहाँ पे देखो, एक्स बराबर में ये भी लिख सकता हूँ 3,
x बराबर 4 भी लिख सकता हूँ, x बराबर 5 भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान समय के साथ या फिर x का मान परिवर्तनशील है। x का मान परिवर्तनशील है। क्या x का मान हमें पहले से ज्ञात है? x का मान पहले से ज्ञात है क्या? कि x का मान 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, हमें पहले से पता नहीं है। मतलब इसका मान क्या है? अज्ञात है। कैसे है? अज्ञात। इसकी जानकारी हमें नहीं है। इसकी जानकारी हम दूसरे तरीके से निकालेंगे, समीकरण को हल करके पैसे निकालते हैं। तो ये जो अपने मान बदल सकते हैं, इनको हम रखते हैं चर वाली श्रेणी में। तो अपने पास दो तरीके की राशि हो गई, एक तो अचर हो गई और एक चर हो गई। अचर मतलब जिसका मान परिवर्तनशील नहीं है, जिसका मान नियत है, फिक्स है। जैसे संख्या, जितनी भी संख्या है वो सब इसमें आ जाएंगी। 4 है, 2 है, -25, 0, ये करके इसमें संख्याएं अचर में आ जाएंगी। अचर का मतलब कांस्टेंट। इसमें कांस्टेंट कह सकते हैं इसको। कांस्टेंट मतलब नियत संख्याएं, और चर का मतलब वेरिएबल। ये इंग्लिश के टर्म है, आपके काम के अभी नहीं है, बाद में काम आएंगे। तो ये हो गया अपने पास, हमने दोनों संख्याएं देख ली, चर और अचर। अब अपने पास, अब हम आते हैं बहुपद पे, कि बहुपद होता क्या है। अब इनसे मिलके एक समीकरण या बीजीय समीकरण बनते हैं। अब उसको प्रॉपर लिखते हैं पहले। तो इसमें अब हेडिंग डालो बहुपद। बहुपद, बहुपद। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलोनोमियल। पॉलिनोमियल, नोमियल। तो इसमें क्या होगा, देखो इसकी इक्वेशन, इसकी समीकरण लिख लेते हैं पहले। समीकरण नहीं, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं और फिर अच्छे से समझेंगे। तो इसमें परिभाषा लिखते हैं। इसकी परिभाषा होती है चर, कौमा, अचर तथा चर की, चर की पूर्ण घातों, पूर्ण घातों वाले पदों का बीजीय योग। पदों का बीजीय योग, बीजीय योग बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। तो इसमें हमने क्या देख लिया, देखो चर, जो कि हम पढ़ के आए हैं, ये वाले चर x, y, z। अचर, अचर मतलब कोई नियत संख्याएं, तथा चर की पूर्ण घातें। चर की पूर्ण घातें, पूर्ण मतलब पूर्ण संख्या हमने पढ़ी हुई हैं शुरुआत में 0 से लेके 1, 2, 3, 4, स्टार्टिंग की प्रश्नावली 1 में। तो पूर्ण घातों यानी कि x की घात 1, x की घात 2, x की घात 3, ऐसे। या फिर चर की घात होनी चाहिए, या फिर चर ले लिया हमने y, तो y की घात 1, y की घात 2, इस प्रकार से घात किसकी होंगी? चर की। तो पूर्ण घातों वाले पदों का क्या होना चाहिए? बीजीय योग क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। तो इसमें हमने देखा कि अपने पास बहुपद की परिभाषा क्या आ गई, कि चर होंगे, अचर होंगे, और चर की पूर्ण घातों वाले पदों का योग, बीजीय योग क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। इसमें एक लाइन और लिख लीजिए। इसमें अंक गणित की, इसमें अंक गणित के बीजीय, अंक गणित के व्यंजक, अंक गणित के व्यंजक कौन कौन से? जैसे जैसे मैं ले लेता हूं जोड़, घटाव, जोड़ घटाव ले लिया, गुना और भाग शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अंक गणित के जो भी व्यंजक है ना, जोड़, घटाव, गुणा, भाग शामिल होते हैं, ये सब आते हैं। जैसे अब उदाहरण देंगे तो अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं देख लेता हूं, हमारे पास मैंने लिख दिया x+5। क्या लिखा है? x+5। अब इसमें देखो चर है, चर है सर, इसमें चर का मान x है। अचर, अचर भी है, तथा चर की पूर्ण घातें, चर की पूर्ण घातें हो ना हो, या फिर
कोई भी हो सकता है, इन पदों का योग होना चाहिए, या फिर कोई सिंगल एक भी चीज हो सकती है, या तो चर विचर हो सकता है, या अचर भी हो सकता है, या फिर कोई एक घात वाला ही पद हो सकता है। तो इसमें इनका योग हो रहा है, ये क्या कहलाएगा? बहुपद। अब मैंने लिख देता हूं 2x। 2x बहुपद होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी है, चर है, चर है, सब है। अब मैं कह देता हूं, मैं लिख देता हूं 2x² प्लस 5y प्लस 6। अब देखो, ये भी हो रहा है। इसमें देखो, चर भी है, अचर भी है, अचर भी है, चर है और अचर है। तो सभी का क्या हो रहा है? योग। हमें केवल किसी भी अगर ऐसे समीकरण लिखी हुई है, उसमें ये देखना है कि चर है, अचर है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी चीजें हों, सभी होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक इतना है कि इनमें से कोई भी है, उनका योग होना चाहिए। लेकिन ध्यान देना की बात यह है कि चर की घात कैसी होनी चाहिए? पूर्ण। और चर की घात पूर्ण कैसी? पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या से है। चर की पूर्ण घात का मतलब पूर्ण संख्या से है। इसका मैं एग्जांपल दिखाऊंगा कि वो बहुपद नहीं होगा। मैं लिख देता हूं 5। क्या ये बहुपद है? 5 बहुपद है या नहीं है? 5 बहुपद है। उसका कारण क्या है? 5 एक अचर है और ये बहुपद की श्रेणी में आता है। अब मैं लिख देता हूँ 0। 0 भी बहुपद है। 0 भी बहुपद है। अगर मैं लिख देता हूँ 5x y z प्लस y² प्लस में z, तो ये बहुपद है या नहीं है? ये भी बहुपद है, क्योंकि इसमें चर अचर सबका योग हो रहा है। तो हम यहाँ पे सीखे कि अपने पास बहुपद क्या हो गए? बहुपद में बहुत सारे पद होंगे जो आपस में जुड़ जुड़ के मिलके बने होंगे। अब मिलके कैसे बने? हो सकता है कि उसमें चर ही हो, केवल अचर भी हो सकते हैं, केवल घात वाले पद भी हो सकते हैं। पर ध्यान देने की बात क्या है, इसमें एक परिभाषा हमारे पास आती है कि इसमें चर की घात जो होगी वो पूर्ण होनी चाहिए। चर की घात पूर्ण का मतलब होता है पूर्ण संख्या से। पूर्ण संख्या हमने बच्चों स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4 अनंत तक चलती है। तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं। तो इसके लिए हमने क्या देख लिया? हमने देखा कि बहुपद कौन कौन से बहुपद होते हैं। अब देखो, इसमें नोट डाल के लिखो। अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो बहुपद की श्रेणी में नहीं है। अब यहाँ पे लिखते हैं, हम नोट डाल के लिखते हैं। नोट। चलो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। 1/x+1। क्या ये बहुपद है? 1/x+1 ये बहुपद नहीं होगा। 1/x+1। हम बोलोगे सर क्यों नहीं होगा बहुपद? उसका कारण क्या है? इसमें x की घात देखना। x की घात इसमें x की घात इसमें पूर्ण संख्या नहीं है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की घात -1 कुछ ऐसे करके आ रही है। -1 वाले पद भी होंगे और इसका प्रसार खुलता है। तो इसमें क्लियरली ऐसे पद की घात नहीं दिखाई दे रही ना? ऐसे पद की घात नहीं दिखाई दे रही ना? 1 2 3 -1, इसमें +1। पूर्ण संख्या में घात इसकी नहीं है, तो ये 1 के नीचे है, एक के नीचे इसमें लिखा हुआ है, तो ये एक बहुपद नहीं होगा। तो इसको नोट डाल के लिख लेते हैं। इसमें लिखो व्यंजक 1/x-1। इसी प्रकार के √x+2, 1/x² प्लस 2x+3 इत्यादि। ऐसी इसी प्रकार के क्या नहीं होंगे? ये बहुपद नहीं होंगे। इत्यादि बहुपद नहीं है। इत्यादि क्या है? बहुपद नहीं है। नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि क्योंकि इनमें इनमें x की पूर्ण घात नहीं है। पूर्ण संख्या में घात नहीं है। पूर्ण संख्या में घात नहीं है। पूर्ण संख्या में क्या नहीं है इनकी? इनकी पूर्ण संख्या में घात नहीं है, इसलिए क्या हो गया? इसलिए ये क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। देखो, ये 1/x है। अगर 1x-1 होता तो ये बहुपद की श्रेणी में आ जाता, लेकिन ये क्या है? 1/x-1 है। और यहाँ पे x का ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी घात प्रॉपर पूर्ण संख्या में नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखो, क्या ये पूर्ण बहुपद है? देखो, ये तो अचर है, ठीक है। ये चर वाला है, चर की घात कितनी है इसमें? √x। तो √x को हम लिख सकते हैं 1/2। तो ये क्या है? भिन्न संख्या में घात है। ये क्या है? √x को हम क्या लिख सकते हैं?
रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की घात 1/2, और 1/2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी किस श्रेणी में नहीं आएगा, बहुपद वाली श्रेणी में नहीं आएंगे। तो हमें बीजीय व्यंजक जो भी मिले उसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है कि उसमें बीजीय व्यंजक की जो घात है उसमें चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि बहुपद कौन से होते हैं, कौन से बहुपद की श्रेणी में नहीं आते। इससे पहले हमने देखा था चर और अचर के बारे में पढ़ा था। तो हमने समझ लिया यहाँ से कि बहुपद हमारे पास आ, कौन से बहुपद श्रेणी में होंगे, अचर बहुपद होंगे। अब इनके प्रकार होते हैं, उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि इनको व्यक्त कैसे करेंगे, इनको लिखने का तरीका क्या होता है। तो इसको लिखें, यहाँ पे अगले पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना कि एक चर वाले एक चर वाले बहुपद को एक चर वाले बहुपद को पी एक्स जी एक्स एफ ए क्यू बाई इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। आदि आदि द्वारा आदि द्वारा दर्शाया जाता है। किससे दर्शा रहे हैं, पी एक्स क्यू एक्स। हम किससे दर्शा रहे हैं, पी एक्स क्यू एक्स या फिर एफ ए क्यू वाई। अब बोलोगे सर इसमें पी एक्स एक्स क्या चीज है, ये अगर हमने लिखा है पी एक्स तो इसका अर्थ है कि उसमें एक चर है, वो चर क्या है, एक्स। अगर मैंने लिखा है जी एक्स तो इसमें चर कौन सा है, एक्स। मैंने लिखा है एफ ए तो इसमें चर कौन सा है, ए। और मैंने लिखा क्यू बाई तो इसमें चर कौन सा है, वाई। तो इसको भी लिख लेते हैं। जहां कोष्टक में लिखा गया अक्षर में लिखा गया अक्षर बहुपद के चर को दर्शाता है, बहुपद के चर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, बहुपद के चर को दर्शाता है। तो अपने पास क्या हो गया, हमने देख लिया कि अब देखो कैसे इसको और लिख लेते हैं उदाहरण। मैं लिख देता हूं पी एक्स, मैंने लिख दिया 5x² -6x +4। अब देखो यहाँ पे पी एक फंक्शन को बताता है, एक तरीके की बीजीय समीकरण को दर्शाता है पी। हो सकता है हम पी से व्यक्त कर रहे हैं, जी से व्यक्त कर रहे हैं, एफ से व्यक्त कर रहे हैं, तो इसका कोई मैटर नहीं है। एक्स, जो एक्स इसके ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब है कि अपने पास एक चर है, उस चर कौन सा है, एक्स। तो इसमें देखो एक्स है कि नहीं है, एक्स है। मैं कह देता हूं पी वाई, और मैं वाई में लिख देता हूं 3y + 5। तो ये भी क्या होगा, बहुपद होगा। यहाँ पे इसको देखते ही पता चल जाएगा इसमें चर क्या है, y, और ऊपर वाली समीकरण में चर क्या होगा, x। तो यहाँ से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें चर कौन सा होगा, x होगा या y होगा या फिर z होगा, t होगा। अगर मैं लिख देता हूं जी टी तो ये t में होगा। हो सकता है t² +t +5 ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें बहुपद वेरिएबल क्या है, चर क्या है इसमें, t। तो ये इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इनके पदों की संख्या देखते हैं। देखो इसमें पद कितने हैं, जो योग से जुड़े हुए पद हैं वो कितने हैं, 3 पद हैं, 1 2 3। इसमें पद कितने हैं, 1 2। इसमें 1 2 3 पद हैं। अब इसमें देखो ये पद तो किसमें आएगा, घात वाला पद होता है, ये चर वाला पद है x, और ये क्या है, अचर। तो मैं एक उदाहरण से इसको अच्छे से बता देते हैं। इसमें लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एक उदाहरण। ये पहला उदाहरण हो गया, ये दूसरा उदाहरण हो गया, इसको तीसरा उदाहरण कह देते हैं। और एक और नोट डाल के लिखते हैं, नोट पी एक्स बराबर
5x² माइनस 6x प्लस 4 में। अब देखो इसके बारे में हम जानकारी लिख रहे हैं कि क्या क्या चीजें अपने को पता होना चाहिए। पद कितने हैं? पद कितने हैं? 3। कितने पद हैं इसमें? 3 पद हैं। अब देखो पद कौन कौन से 3 पद हैं। एक तो है अचर पद। अचर पद बताओ कौन सा है? अचर, अचर का मतलब जिसका मान फिक्स है, जो मान अपना बदल नहीं सकता। तो ऐसा कौन सा है? इसमें हो गया 4। तो मैंने लिख दिया 4 है अचर पद। अब इसमें हम देखते हैं चर पद। चर, तो चर पद किसमें क्या आ जाएगा? चर वाला पद कौन सा है इसमें? ये वाला पद है। चर वाला पद क्या है इसमें? 6x। अब अपने पास आता है इसमें घातांक। घातांक वाला पद क्या है? घातांक पद कौन सा है? 5x²। तो अपने पास इसमें घातांक वाला पद क्या आ गया? 5x²। चर वाला पद क्या आ गया? 6x। और अचर वाला पद 4। तो अब हमें देखते हैं इसमें एक होता है गुणांक। गुणांक कैसे निकालते हैं? देखो मैं इसमें बता देता हूँ। x² का गुणांक चाहिए तो मतलब ये जिसके गुणा में जो हो रहा है उसको क्या कहते हैं? उससे उसी चर का गुणांक कहते हैं। अब मैं कह दूं x का गुणांक, तो x ये रहा। इसका गुणांक क्या है? -6। चिन्ह सहित लेना है। क्या है इसका? -6। तो ये भी हम सीख लेते हैं। यहां लिखते हैं x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक, तो अपने पास x² का गुणांक कितना है? x² के पद में हम देखेंगे किसका गुणा हो रहा है? 5 का। तो x² का गुणांक हो गया 5। अब मैं कह देता हूं x का गुणांक। x का गुणांक, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि x का गुणांक कितना आ रहा है। देखो यहाँ पे देखना है x ये रहा, इसके गुणांक में कितना है? -6। चिन्ह सहित लेना है। तो यहाँ पे आ गया -6। तो इस प्रकार से हम इसके गुणांक भी देख सकते हैं। यहाँ से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि पद क्या होते हैं, जो जितने भी योग और घटाव के रूप में जुड़े हुए हैं वो उनकी संख्या क्या कहलाती है? पद। तो ये कितने पद हैं इसमें? 3 पद। इसमें पहला एक अचर पद। अचर पद कौन सा है? जिसका मान फिक्स है, बदलेगा नहीं। और इसको हम क्या कह सकते हैं? नियत संख्या भी कह सकते हैं। तो ये क्या है? 4 है। चर वाला पद क्या है इसमें? 6x। और घातांक वाला पद है इसमें जिसमें घात है, चर की घात लगी हुई है ऊपर। तो ये हम घातांक वाला पद क्या कहेंगे? ये वाला हो गया 5x²। ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है कि गुणांक कैसे निकाला जाता है। ये 9th क्लास में देखा होगा। x² का गुणांक, तो इसके गुणा में जो भी हो रहा है चिन्ह सहित लेना है। अगर +5 है, +5 है, माइनस है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस आ जाते हैं। x का गुणांक देखना है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने पास हमने देख लिए, पद भी देख लिए इसमें। और इसमें हमने चर, जितने भी चर पद हैं, घातांक पद हैं, x² के गुणांक है, x का गुणांक यहाँ से पहचान जाओगे। तो अब एक टेबल बना लेते हैं और उसमें ये पद और सब लिखते हैं। तो एक तरफ तो हेडिंग डाल लेते हैं बहुपद, बहुपद, और दूसरी तरफ पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो ये आपको बताना है। आप रफ ले के साथ में बैठना बैठना। तो अब देखो मैं लिख देता हूँ 5x³ प्लस 2x² माइनस 2x प्लस 5। तो इसमें पद कितने हैं? समारोह एक पद ये हो गया। 2, 3, 4। तो इसमें कितने पद हैं? 4 पद। तो मैंने लिख दिया 4 पद। अब यहाँ पे अपने पास अगला उदाहरण ले रहे हैं। 6x प्लस x³ प्लस t। अब इसमें पद देखो, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक ही हो गया, 1, 2, 3। तो इसमें कितने पद हैं? 3 पद। हमें योग और घटा के रूप में जितनी भी संख्याएं, जितनी भी राशियां दिखती हैं वो सब किस में आएंगी? पदों के रूप में आएंगी। तो पद यहाँ पे हमें कितने मिल गए? 3 पद। ऊपर वाले में 4 पद। अब एक और उदाहरण लेता हूं मैं, 3x। इसमें कितने पद होंगे? कि सर इसमें तो एक ही है, इसमें तो योग हो ही नहीं रहा। तो इसमें पद कितने हैं? एक ही पद होगा। तो ये किसका उदाहरण है? एक पद वाले बहुपद का। मैं कह देता हूं एक संख्या है 9। अब बताओ इसमें कितने पद हैं? इसमें सर एक ही पद है, वो भी कैसा है? चर पद है।
तो इसमें पद की संख्या कितनी हो जाएगी? एक पद। तो इस प्रकार से हम पद भी निकाल सकते हैं। अपने पास ये एक टेबल बना ली, हम यहाँ से उदाहरण चेक कर सकते हैं कि कितने आ रहे हैं, पद कितने हैं बीजीय व्यंजक में। तो इससे हम अंदाजा लगा लेंगे, अंदाजा नहीं, पूरा पूरा ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि बहुपद में चर क्या हैं, अचर क्या हैं, और बहुपद कहते किसको हैं, कौन से बहुपद होंगे नहीं नहीं होंगे, और बहुपद को किससे व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, पी एक्स से, क्यू एक्स से, जी एक्स से, कुछ कैसे भी व्यक्त कर सकते हैं। कोष्टक में जो लिखा होगा वो बहुपद के क्या व्यक्त करेगा, बहुपद के सम चर राशि को व्यक्त करेगा कि इसमें चर क्या है, एक्स है। तो ये एक्स के मान पे बदलने वाली राशि बहुपद है। इसमें क्या है, टी। तो टी क्या है यहाँ पे, चर है। देखो इसमें टी है कि नहीं है। और इसमें क्या है बहुपद में, वाई है, तो हमने क्या लिख दिया इसके अंदर, वाई लिख दिया। तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया। अब गुणांक भी सीखे हमने, इसके इसके बाद में हमने ये क्या कर लिया, गुणांक भी यहाँ से सीख लिए। तो गुणांक कैसे निकालते हैं, गुणांक सीधा सीधा एक्स स्क्वायर का चाहिए तो इसके गुणा में जो भी है चिन्ह सहित लेना है, प्लस किया है तो प्लस में, माइनस किया तो माइनस में। तो आज हमने देख लिया बहुपद को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, पी एक्स, जी एक्स, एक्स क्या है। अब अगली हेडिंग डालिए बहुपद की घात। अगली हेडिंग क्या डालेंगे, बहुपद की घात। तो इसमें लिखिए अगला हेडिंग, बहुपद की घात। बहुपद की घात। अब देखो इसकी एक विशेषता रहती है कि हम बहुपद को कैसे पहचाने कि इसमें कितनी घात है। जो भी अपने पास चर है, बहुपद में जो भी चर है उसमें जितनी भी उच्चतम घात है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बहुपद की घात कहते हैं। तो अपने पास इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, फिर इसके उदाहरण देखेंगे। तो मैं लिख देता हूं, बहुपद जब बहुपद एक चर में होता है, तो एक चर में होता है तो, जब बहुपद एक चर में होता है तो बहुपद में चर की चर की उच्चतम घात, उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। तो कैसे परिभाषित किया है, हमने परिभाषित किया है जब बहुपद में क्या है, केवल एक ही चर है, तो बहुपद में उस चर की क्या होनी चाहिए, उच्चतम उच्चतम घात जो होगी वो क्या कहलाएगी, उस बहुपद की घात कहलाएगी। अब देखो उदाहरण, अब मैं उदाहरण ले लेता हूँ, उदाहरण ले लेता हूँ 5x², जैसे ऊपर वाला उदाहरण है 5x³, ये वाला उदाहरण ले लेते हैं। ये ले लेते 5x² प्लस 3/3 x+6, चलो ये ले लेते हैं। ये किस में है, x में। तो मैंने ऐसे ऐसे व्यक्त कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, कर सकता हूँ सर। अब इसमें मुझे घात देखनी है, इस बहुपद की घात देखनी है। किस में, एक चर में बहुपद है, तो एक चर में बहुपद है तो बहुपद की घात कैसे बनेगी हमारे पास, इसमें उस चर की उच्चतम घात देखेंगे। देखो इसमें कितनी घात है, x की घात है 1 सर। इसमें कितनी घात है, x की घात है 2। तो इस बहुपद की घात कितनी आ गई उच्चतम, 2। तो इसके आगे लिख देंगे, यह 2 घात का बहुपद है। 2 घात का बहुपद है, कितनी घात का, 2 घात का बहुपद है। तो अपने पास इसको बहुपद की घात हम देखना, पता करना भी आ गया कि किस प्रकार से हम बहुपद की घात देखते हैं। अब हम इसी के आधार पे बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे कि एक घात का बहुपद होगा, शून्य घात का बहुपद होगा तो उसको क्या क्या नाम रखा है, एक घात वाले बहुपद को क्या नाम रखा है, दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो इसी आधार पे हमने क्या करेंगे, इसके बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। तो अब हेडिंग डालिए बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं अब, बहुपद के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो इसमें इसमें लिखेंगे, पहले अपन देख लेते हैं
मैं सीधे सीधे लिखा देता हूँ। तो इसमें हेडिंग डालो शून्य घात वाले बहुपद या फिर अचर बहुपद डालो। पहला कौन सा देखने वाले हैं? अचर बहुपद। तो पहले अचर बहुपद, तो इसमें लिखेंगे शून्य घात वाला बहुपद अचर बहुपद कहलाता है। अचर बहुपद कहलाता है। कहलाता है। तो देखो इसमें क्या कह रहता है, कौन सा होना चाहिए? शून्य घात, ऐसा बहुपद जिसमें घात एक्स जो भी चर है उसकी घात क्या होनी चाहिए? उच्चतम घात क्या होनी चाहिए? शून्य ही होनी चाहिए। तो ऐसा देखो क्या है, उदाहरण में लिखो इसके। और ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी, और आगे के समझने की दृष्टि से कि इसको कैसे बीजीय समीकरण जो होते हैं उनमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं लिख देता हूँ संख्या लिख दी 5। क्या ये शून्य घात है? इसमें इसमें चर जो भी है अपना कितनी घात का है देखो, इसमें चर की घात कितनी आ रही है अपने पास? इसमें चर कितना है? 5 लिखा। तो 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब इसमें क्या है, मैं लिख देता हूँ उदाहरण में 5। तो 5, तो इसमें देखो x की घात कितनी है, मेरे को बता सकता है कोई? x की घात कितनी है? कि ना तो इसमें x की घात 1 है। x की घात 1 होती तो इसमें x लिखा रहता, और ना ही इसमें x की घात 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे नहीं है x की घात। तो इसमें x की घात कितनी है? इसमें x की घात है 0। इसमें x की घात कितनी है? 0। तो उदाहरण में हमने लिखा है 5। तो अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 को, 5 को मैं ऐसे लिख दूं, 5 के गुना में x की घात 0। इसको मैं ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ? 5 एक शून्य घात का बहुपद है। शून्य घात बहुपद है। क्यों है? क्योंकि 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 एक्स की घात 0। तो अब पता चल गया ना, 5 एक्स की घात 0। 5 को कैसे लिख सकते हैं? 5 एक्स की घात 0। 0 का मतलब अपने पास घात कितनी मिल गई? 0। और एक्स की घात 0 का मतलब क्या होता है? 1। ये भी ध्यान रखना, इसको पीछे लिख लेना कहीं पे भी, एक्स की घात 0 का मतलब 1 आता है। किसी भी संख्या की अगर हम घात कितनी करें? 0, तो उसका मान कितना आता है? 1। और ये याद रखना, कोई मैं कहता हूँ 5 की घात 0, तो इसका मतलब 1। अब यहाँ पे हमें क्या देख रहे हैं? 5। उदाहरण क्या लिखा है? 5। तो 5 क्या है? एक शून्य घात का बहुपद है। इसी प्रकार और बहुत सारे उदाहरण लिख लेते हैं। 3, 4, 6, 2, ये सब क्या है? शून्य घात वाले बहुपद हैं। इनको क्या कह सकते हैं? शून्य घात वाले बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं। तो इनका नाम हो गया अचर बहुपद। तो हमने देख लिया कि अचर बहुपद कैसे होते हैं, जिसमें चर की घात कितनी होती है? शून्य घात होती है। और घात कैसे निकालते हैं? घात निकालने का हमने देखा था, बहुपद की घात कैसे निकालते हैं कि चर की उच्चतम घात को क्या कहते हैं? चर की उच्चतम घात को कहते हैं बहुपद की घात कहते हैं। तो ये समझ में आया। अब देखो संख्या 3 है। 3 को मैंने क्यों कहा है कि ये अचर बहुपद है? अचर बहुपद है। अचर बहुपद की परिभाषा होती है कि शून्य घात वाले जो बहुपद होते हैं वो क्या है? अचर बहुपद। अब देखो इसमें अचर बहुपद में एक्स की घात शून्य है क्या? नहीं है। देखो 3 को मैं लिख देता हूँ, 3 को एक्स की पावर 0। इसका भी अर्थ मतलब क्या होगा? यही होगा। देखो 3 को मैंने लिख दिया 3 एक्स की घात 0, और ये 3 एक्स की घात 0 का मतलब 1, 3 गुना 1 करेंगे 3। तो इसका मतलब इसमें कितनी है? एक्स की घात इसमें है 0। इसलिए मैंने इसको क्या नाम दे दिया? 0 घात वाले बहुपद को अचर बहुपद। तो याद रहेगा। अब इसमें अगली हेडिंग डालो। इसी प्रकार से हम कई प्रकार के बहुपद पढ़ रहे हैं। अब हम अगली हेडिंग डालते हैं रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद। अब रेखिक बहुपद कौन से होंगे? शून्य घात वाले को क्या नाम दिया? अचर। तो ये इसमें आ जाएगा एक घात वाले बहुपद को, या फिर इसमें ऐसे लिख लेना घात एक वाले बहुपद रेखिक बहुपद कहलाते हैं। रेखिक बहुपद
कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेखिक बहुपद। कि ये तो आसान हो गया सर। जब शून्य घात आ जाती है तब क्या होगा? अचर बहुपद। एक घात आ जाती है, घात एक वाले बहुपद आ जाते हैं तो रेखिक बहुपद। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं? उदाहरण। अब देखो इसमें ऐसे लिखना है। मैंने एक घात मतलब मैं लिख देता हूँ 5x+3। अब मेरे को बताओ इसमें घात कितनी है? घात कैसे देखते हैं बहुपद की? उसमें चर जो होगा उसकी घात से निर्धारण करते हैं कि बहुपद की घात कितनी होगी। तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी है? देखो x की घात 1 है, तो इसमें घात कितनी है? 1 है, तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? रेखिक बहुपद। मैं लिख देता हूँ px 6/6x। तो ये भी क्या है? रेखिक बहुपद है। अगर मैं लिख दूं 25 तो ये रेखिक बहुपद है क्या? नहीं है। क्यों? इसमें x की घात कितनी है? 0 है, तो ये किस श्रेणी में जाएगा? ये ऊपर वाली श्रेणी में जाएगा। किसमें? अचर बहुपद वाले में। तो यहां से हमने देख लिया कि ये कैसे आ रहा है। इसमें केवल x की एक घात है। कितनी घात है? केवल एक घात है, और इसके अलावा ज्यादा घात इसमें नहीं है। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे प्रदर्शित कर दूं कि इसमें लिखें इसे व्यापक रूप में। कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं? पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं? ए एक्स बी, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 से व्यक्त करते हैं। व्यक्त करते हैं। अब देखो इसमें व्यक्त कैसे किया है? ए एक्स प्लस बी से। इसमें एक्स की घात कितनी है? 1 है। एक्स के गुना में मैंने कह दिया कि वो ए है, और जो अचर राशि है उसको क्या कह दिया? बी है। तो इसका मतलब मैं एक घात वाले बहुपद रेखिक बहुपद को ए एक्स प्लस बी से व्यक्त कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें एक्स की घात कितनी होनी चाहिए? 1। इसके गुना में हो सकता है मैं उसको ए मान लूंगा, और जो इस अचर आएगा दूसरा पद उसको बी मान लूंगा। तो इस प्रकार से समझ में आ गया कि शून्य घात वाले बहुपद जिसमें एक्स की घात कितनी आएगी? 0। एक्स की 0, वाई की 0, मतलब उसमें जो चर होगा उसकी घात कितनी आएगी? 0 घात आएगी। तो 0 घात वाले को क्या कहेंगे? अचर बहुपद। और दूसरा एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद। अब इसी प्रकार से दो घात वाले का नाम दे दिया हमने द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसको मैं डायरेक्ट लिखा देता हूं। इसमें घात कितनी होगी? घात दो वाले। घात कितनी आएगी? दो वाले बहुपद होंगे। दो वाले बहुपद, घात दो वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। अब जैसे उदाहरण, अब हमें क्या रखना चाहिए? दो घात आनी चाहिए। जैसे मैंने कह दिया 5x² प्लस 6x+3। मैंने कह दिया 6x² ही कह दिया। मैंने कह दिया पी एक्स बराबर, चलो पी वाई ले लिया, पी वाई बराबर मैं कह देता हूं इसमें 7y² प्लस में बाई। अब देखो इसमें इसमें चर क्या है? x। ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो क्या है? चर। उसकी घात कितनी है? अधिकतम 2, उच्चतम घात 2 है, तो ये द्विघात का बहुपद है। इसमें कितनी है? x की घात 2 है, तो ये भी द्विघात का है। इसमें ये चर क्या है? इसमें y। तो y की घात कितनी है? 2 है, तो ये क्या है? द्विघात बहुपद है। तो इस प्रकार से हमने द्विघात बहुपद भी देख लिया। अब इसको कैसे व्यक्त करते हैं? इसे लिख लेते हैं। इसे व्यापक रूप में पी एक्स बराबर, अब देखो x² वाला पद होना चाहिए, इसके गुणा में कोई a लिख लेते हैं, अचर संख्या, प्लस एक x का भी आ सकता है, इसको b, प्लस c, कोई नियत संख्या भी आ सकती है। जहां अब इस a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो इसका मतलब x² भी 0 में चला जाएगा, तो इसलिए वो दो घात उसमें नहीं रहेगी। जहां a नॉट इक्वल टू 0
से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं। तो हमने क्या देख लिया, द्विघात वाले बहुपद में क्या होगा, द्विघात मतलब दो घात, घात कितनी होगी, दो वाले, घात दो वाले बहुपद क्या कहलाएंगे, द्विघात। तो हमारे पास ऐसे बहुपद आएंगे जिसमें दो घात होगी, दो घात है। अब इसको व्यक्त कैसे करना है, दो घात है तो पहले दो वाला, एक वाला, फिर उसके अक्षर संख्या तो हमने ए बी सी गुना में लिख दिए। तो इसको व्यक्त किससे करते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से, तो ये पी एक्स हो गया। और एक घात वाले बहुपद को ए एक्स प्लस बी। अब अगर पूछते हैं कि अचर बहुपद को सीधा के से या ए से व्यक्त कर देते हैं, क्यों, कोई संख्या होगी तो वो सीधा सीधा आ जाएगा। तो ये हो गया अपने पास द्विघात। अब मैं कह दूं त्रिघात, तो सर अब तो हम इसको खुद से सीख गए कि त्रिघात आप बताओ या ना बताओ, हम खुद से इसकी परिभाषा बना लेंगे। इसमें घात कितनी होगी, घात तीन होगी, और तीन घात वाले बहुपद होंगे। और उदाहरण भी हम बना लेंगे। उदाहरण क्या लिख देंगे, हम इसमें तीन घात वाला कोई एक समीकरण लिख देंगे, जैसे पांच तीन, और कोई चार बाई हो, चार, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये आ सकता है चार एक्स स्क्वायर वाले पद भी हो सकते हैं, पांच एक्स भी हो सकता है, और छह भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया, इसमें घात कितनी है, तीन घात है। इसमें घात कितनी है, उच्चतम तीन घात है। अब इसको व्यक्त कैसे कर सकते हैं, व्यापक रूप में, व्यापक रूप में इसको हम लिख सकते हैं पी एक्स बराबर, तीन घात से स्टार्ट करना है, तीन तो हमने लिख लिया, इसके गुना में ए है, फिर एक्स स्क्वायर वाला आ सकता है, इसके गुना में बी है, फिर एक्स के गुना में आ सकता है सी है, फिर एक और अचर ले लेते हैं डी। तो ये क्या होगा, इसका व्यापक रूप हो जाएगा क्या, ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर। पर ये आपके इतना आप एक बार सीख जाओगे तो तीन घात वाला भी, पांच घात वाला भी, इसे सब बना सकते हैं। अब मैं इसमें एक उदाहरण और दे देता हूं कि मैंने लिख दिया छह एक्स क्यू, ये भी तीन घात वाला बहुपद है, क्यों, इसमें एक्स की घात कितनी है, तीन है। मैं कह देता हूँ एक्स क्यू, ये भी तीन घात का है, वाई क्यू, ये भी तीन घात का है। तो इस प्रकार से पहचान हो जाएगी। तो अब हम इसकी एक टेबल बना लेते हैं जिसमें इसको हम वर्गीकृत कर देंगे। तो इसमें अब उदाहरण डालिए, इसमें बनाइए टेबल, यहाँ पे तो बहुपद हो जाएगा, सॉरी इसमें कर लेते हैं उदाहरण, एक तरफ तो आ जाएगा उदाहरण, और एक तरफ घात आ जाएगी बहुपद की, और एक तरफ प्रकार, बहुपद का प्रकार। तो इसमें इसमें अपने पास आ जाएगा, यहाँ पे आपको बताते जाना है कि ये किस प्रकार का बहुपद होगा, आप तो आराम से देख के बता दोगे। तो मैं इसमें लिखता हूँ, पहला उदाहरण लिखता हूँ, एक संख्या लिखी मैंने केवल पांच, या फिर मैंने लिखा चार, या फिर दो। ये किस प्रकार के उदाहरण है, ये उदाहरण है अपने किसके, इसमें एक्स की घात क्या है ही नहीं, तो एक्स की घात क्या है, जीरो। तो ये तो है किसका, इसमें घात कितनी हो जाएगी, जीरो। और इसको, इसका नाम क्या दिया है, अचर बहुपद, अचर बहुपद। अब मैं लिख देता हूं इसमें पांच एक्स, नौ एक्स, या फिर मैं लिख देता हूँ एक्स केवल। तो इसमें घात कितनी है, एक्स प्लस पांच लिख देता हूँ। घात कितनी है इसमें, एक, क्यों, एक्स की घात कितनी है इसमें, सब में एक एक घात है, एक एक घात है। तो ये किस प्रकार के उदाहरण है, एक घात वाले बहुपद के। अब इनका नाम क्या होता है, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। अब मैं लिख देता हूँ, दो घात वाले बहुपद ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस तीन वाई, तीन एक्स प्लस छः, ये लिख दिया। मैं लिख दिया छः वाई स्क्वायर प्लस में वाई, ये भी, इसमें क्या है देखो, इसमें चर क्या है, एक्स, तो एक्स की घात दो है, इसमें चर क्या है, वाई, तो इसमें वाई की घात क्या है, दो। तो ये किस प्रकार के उदाहरण है, दो घात वाले बहुपद, इनका नाम क्या है, दो घात दो हो जाएगी, और द्विघात वाला द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो इसको अच्छे से ऐसे पहचान पाओगे। और एक तीन घात वाला उदाहरण लिख देते हैं, एक्स क्यू प्लस छः एक्स स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 6। तो इसमें घात कितनी है? 3। और ये कितनी घात का बहुपद है? त्रिघात बहुपद। तो इस प्रकार से हम बहुपद के प्रकार यहाँ तक देख लिए हैं। और इनके मान कैसे निकालते हैं, किसी संख्या पे मान कितने होंगे, शून्य क्या होंगे, वो आगे की वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद है कि ये आपने नोट किए होंगे। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना रफ में, और अच्छे से देखना है इसको। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।